नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 22 लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। बताइए किसको? ऋग्वेद को, उपनिषद को, आयुर्वेद को या आपका सामवेद को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा, संगीत का आदि ग्रंथ आपको कहा जाता है। संगीत सामवेद से संबंधित है, इसलिए इसको आदि वेद कहा जाता है और इसको संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को संगीत का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। याद रखिएगा, इसके ज़्यादातर अनुच्छेद लगभग 75% कहाँ से लिए गए हैं? वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें देखिए, जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन पूछा जाता है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो ऋग्वेद। अच्छा, वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से बताएंगे? ऋग्वेद और आपका यजुर्वेद है और आपका सामवेद और अथर्ववेद है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये आपके 4 वेद हो गए। और देखते हैं कि इसमें जो ऋग्वेद है, इसके तृतीय में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का इसमें लिखा गया है कि इसके ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री, और इसमें कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। याद रखिएगा, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अगर उपनिषदों की बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी है? 108। और आयुर्वेद क्या है? इसका उपवेद है। किसका? आपका ऋग्वेद का। अगर बात करते हैं ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। और यजुर्वेद के उपवेद को आपका धनुर्वेद कहते हैं। सामवेद को इसमें कहते हैं कि आपका यहाँ पर इससे संबंधित है गंधर्व वेद हो गया आपका। यहाँ पर ये आपका गंधर्व वेद हो गया। और आपका अथर्ववेद है उसका आपका हो जाएगा यहाँ पर शिल्प वेद। ये चारों वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी बताए जा रहे हैं, वो सीधा रिलेटेड एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था या व्यवसाय था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या है? पशुपालन था। अगर हम बात करते हैं कि ऋग्वेद को और इसमें उत्तर वैदिक काल 2 प्रकार के माने जाते हैं, तो ऋग्वेद जो हमारा था वो 1500 से लेकर 1000 BC माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से लेकर 600 ईस्वी BC माना जाता है। और जो ऋग्वेदिक काल था उसमें जो आर्य आए थे वो पशुपालन थे, यानी कि चारवाहे किस्म के थे। और बाद में जो उत्तर वैदिक काल में हो गया तो इनको ठहराव आ गया, इन्होंने कृषि करना चालू कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो आपके पशुपालक करते थे और जो उत्तर वैदिक कालिक थे वो क्या करते थे? कृषि कहते थे, मतलब एग्रीकल्चर फार्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा पूछा गया है। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? बताइए, अशोक था कि कनिष्क था कि अजातशत्रु था? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक महान थे। इन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई जो इनके सुसीम थे उनकी हत्या कर दी थी। ये मगध के मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक महान, इनके समय की 2 महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है क्योंकि इन्होंने पहली बार भारत में शिलालेखों की प्रारंभ किया, शिला पर लेखों का प्रारंभ किया। जैसे आपका यहाँ देखेंगे, आपका यहाँ पर धौलागिरी शिला है यहाँ पर, और यहाँ पर शहबाजगढ़ी का हो गया, और कई इनके शिलालेख हैं। जैसे आपका कालसी हो गया। ये पहली बार शिलालेखों का अध्ययन का इसमें पहली बार देखा जाता है कि जो अशोक के शासनकाल में 250 ईस्वी में अगर बात करते हैं, 250 ईस्वी में तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र बताएंगे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। इन्होंने अपना राज्य प्रसार करने के लिए उस समय कलिंग कहा जाता था उड़ीसा को, उस पर आक्रमण किया था और 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। उसी से इनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने हमेशा के लिए शस्त्र को त्याग दिया और कल्याणकारी नीति को अपना लिया। इसीलिए इनको पूरे विश्व में अपने कल्याणकारी के लिए अशोक महान कहा जाता है। और बात करते हैं तो कनिष्क की कनिष्क ये किस वंश का शासक था? तो बताएंगे यहाँ पर कनिष्क
कुषाण वंश के महानतम शासक कहा जाता है। इसकी जो अगर पूछा जाता है कि किससे संबंधित है तो कुषाण शासक से संबंधित। ये जो है 76 जो है एडी में राजगद्दी पर बैठा था। और इसके समय की 2 महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि इन्हीं के समय जो है 78 एडी के आसपास जो है चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। इसी बौद्ध संगति में ये हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म जो क्या हुआ था, विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक आपका जो है मथुरा थी और एक पुरुषपुर थी। पुरुषपुर आपकी जो है प्रशासनिक राजधानी थी और धार्मिक राजधानी इनकी मथुरा थी। और जो है गंधार कला और मथुरा कला किससे संबंधित है, कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने चीन के शासक को हराया था और चीन तक का विस्तार किया था। जो सिल्क रूट जाता है चीन से रोम के लिए, उस पर अधिकार कर लिए थे। इसीलिए इनका जो है राज्य साम्राज्य बहुत ही विकसित अवस्था में था। और इनको कहा जाता है कि जिस समय कनिष्क जो है यहाँ पर गद्दी पे बैठे थे, भारत में सोने का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में किसने चलाए थे, तो कनिष्क के शासन काल में चला था। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, अजातशत्रु ये हर्यक वंश के शासक थे। इसको हर्यक वंश को प्रत्यहंसा वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु को इसमें कुटिल भी कहा जाता है, इनको कुटिक भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कूटनीतिक थे। और इन्हीं के समय एक घटना महत्वपूर्ण है कि इन्होंने 483 बीसी में, मतलब 483 जो है ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति आयोजित किए थे। कहाँ पर किए थे, राजगिरी में। याद रखिएगा राजगिरी में चतुर्थ बौद्ध जो है, चतुर्थ नहीं पहली बौद्ध संगति इनके समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय होती है। पूछा जाता है कि दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तो कालाशोक के समय हुई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, बताइए। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण या कर्ण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राचीनतम मौर्य वंश है, क्योंकि इसकी स्थापना जो 323 ईसा पूर्व कौन किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। गुप्त शासन काल आपका माना जाता है 270 एडी में माना जाता है। और ये कुषाण शासक माना जाता है आपका जो है 76 और लेके जो है 100 बीसी से लेके जो है 76 बीसी माना जाता है। और कर्ण वंश की स्थापना जो है 100 आपका जो है 600 से लेके 96 ईस्वी तक माना जाता है। ये से याद रखिए कि ये भी बीसी में थे। तो सबसे प्राचीन आपका क्या है, आपका ये हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे और मगध के शासन काल के गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, बताइए कहाँ पर हुई थी, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनको जो है बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था तो जो ब्यास नदी तक पहुँचे थे ये, उसके बाद इन्होंने की सेना थक गई थी और ये वापस लौटने लगे। तो ये इराक में जो है बेबीलोन पड़ता है, जिसको बेबीलोन का झूलता हुआ या हैंगिंग गार्डन भी कहते हैं। वहीं पर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। किस कारण हुई थी, मलेरिया के लिए बताते हैं, क्षय रोग के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और पूछा जाता है कि इनकी कब्र कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप के जो मिस्र देश है वो अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर इनका जो है कब्र बनवाया गया है या इनका जो है मकबरा है। और यहाँ पर देखते हैं जो मैसिडोनिया था, तो पूछा जाता है कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो ये मैसिडोनिया, इसको कहते हैं यूनान का शासक कहा जाता है। तक्षशिला भारत में बहुत प्राचीन काल में ये जो शिक्षा नगरी थी, यहाँ पर सबसे पहला विश्वविद्यालय खोला गया था जहाँ पर देश विदेश के लोग पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साथ मिलता है, बताइए। वहाँ पर लोथल में, कालीबंगल में, धौलावीरा में या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोथल में क्या है, युगल शवासन, मतलब ऐसे 2 शवासन मिले हैं, क्या है ये युगल शवासन कहा जाता है। लोथल उस समय जो है जब सिंधु घाटी सभ्यता जिसको पतन बंदरगाह भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको क्या होता है, पतन बंदरगाह भी कहते हैं। किस नदी के किनारे हैं, तो भोगवा नदी के किनारे हैं। याद रखिए ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। और यह लोथल कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो कालीबंगा ये कहाँ है, यह राजस्थान में है। किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर कहाँ क्या पाया जाता है, तो लिपस्टिक, काली जो है चूड़ी पाई जाती है। यहाँ पर जूते हुए खेत पाए जाते हैं कालीबंगल में। और धौलावीरा में अगर बात करते हैं तो यहाँ जो है कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ पर उन्नत किस्म के जो जल प्रबंधन प्रणाली मिलती है। और 10 अक्षर की जो ग्रिड प्रणाली थी कहाँ से मिली है, धौलावीरा से मिली है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका,
गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल गणितज्ञ, विज्ञान और गणितज्ञ था? बताइए। भानुगुप्त थे, बाणभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट नहीं, सॉरी, आर्यभट्ट हो जाएंगे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। क्या? आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो है सूर्य क्या है, कि ये जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, इसको बताए थे। और दिन रात कैसे होते हैं ये भी इन्होंने बताया था। पाई का मान इन्होंने कहा था कि 22/7 होगा, और 3.14 तक अंक तक इन्होंने निकाले थे। शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया था, और ये नवरत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। और बाणभट्ट की बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन काल में थे और उनके राजकवि थे। इन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित नामक 2 पुस्तक लिखी, ये भी बहुत फेमस है। भानुगुप्त क्या थे? गुप्त वंश के जो है राजा थे। एक क्वेश्चन पूछा है कि इनके जो मित्र थे गोपथ, इनका नाम था गोपथ जो है, और इन्होंने क्या किया था? गोपथ कहिए चाहे गोपराज, इनका 2 नाम मिलता है। गोपराज इनकी जो है, जब भानुगुप्त से जो है युद्ध हो रहा था तो गोपराज इसमें जो है युद्ध में मारे गए थे। और इन्हीं की जो है, जब इनकी चिता जला रही थी तो इन्हीं की पत्नी भी इन्हीं के साथ जल गई थी। तो पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है किसका? सती प्रथा का। पूछा जाता है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख था वहाँ से मिलता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, या गुप्त काल से? बताइए। तो ये आपका गुप्त काल से संबंधित हो जाएगा। गुप्त काल में जो है अजंता की जो है कलाकृतियाँ बनाई गई थी। तो अजंता कहाँ पर है? तो औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। यहाँ पर बौद्ध की कलाकृतियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर जो है बौद्ध का भी है, हिंदू का भी है, और थोड़ा थोड़ा जैन का भी मिलता है। तो बौद्ध में जो सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद जो है हिंदू धर्म से हैं, फिर यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित हैं। और हड़प्पा काल से संबंधित जो कलाकृतियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? मोहनजोदड़ो हो गए, हड़प्पा हो गया, यहाँ पर हड़प्पा कालीन से पाई जाती हैं। मौर्य काल की कलाकृतियाँ यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति ज़्यादा बनाई जाती थी, याद रखिएगा। अब बुद्ध काल में जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? रूपक, दिनार, करसापण, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूपक कहलाते हैं, क्योंकि जब चंद्रगुप्त जो है द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। ये पड़ता है गुजरात के एरिया। जब शकों के ऊपर पूर्ण रूप से जो है विजय प्राप्त हुए थे, तभी इन्होंने सकारी की उपाधि धारण किया था, चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चांदी के सिक्के को उस समय क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। जो दिनार के सिक्के थे उसको, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। और करसापण किसकी मुद्रा थी? तो मौर्य काल में करसापण सिक्का चलाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? बताइए। चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको कहते हैं चंद्रगुप्त जो है, इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त थे। इन्होंने बहुत अच्छे बीड़ा बजाते हैं। और जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो राजकवि थे हरिसेन, जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है किसके जो लिखी गई? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को जो है जीता था, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हरिसेन इनके राज्यकवि थे, और इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति नामक जो है स्तंभ है, कहाँ पर? इलाहाबाद में। किससे संबंधित हैं? इन्हीं से संबंधित है। और इनसे बात करते हैं। जो चंद्रगुप्त थे इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त जो है प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त काल को स्कंदगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है, जो क्या थे, जो पुत्र थे जो है, और इनको जो है स्कंदगुप्त, इसमें देखते हैं कि जो है स्कंदगुप्त जो है पहले जो है अंतिम थे, जिन्होंने जो है उस समय यहाँ पर जो हुणों का आक्रमण हो रहा था उनको जो है रोके थे। और एक बात कहा जाता है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विज्ञान, कला और स्थापत्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, इसलिए भारत का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में
निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है बताइए। सोडियम का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये सोडियम। सोडियम क्या है, एक वर्णीय रंग कहा जाता है इसको, एक वर्णीय, इसलिए जो पीले लैंप लगे हुए थे हैं रोड पर उसको जो है सोडियम गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन गैस किसमें भरी जाती है और नाइट्रोजन, ये सब कहाँ भरी जाती हैं, ये सब जो है वहाँ पर जैसे गुब्बारे हो गए। नाइट्रोजन गैस कहाँ पर, जो तो हवाई जहाज के जो है पहिए होते हैं उसमें भरी जाती है। हाइड्रोजन गैस गुब्बारे में भरी जाती है जिससे ये ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है बताइए। अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ है, क्योंकि जो प्रकाश आती है वो आपका क्या आती है, लंबवत आती है, इसलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। जो ध्वनि आपकी होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगें समानांतर चलती हैं और प्रकाश की किरणें जो है तो लंबवत चलती हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ये भी आता है कि प्रकाश के दो नेचर होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या कहते हैं कि ये आपका फोटॉन कण के रूप में भी होता है और किरण के रूप में भी होता है, मतलब लाइट के रूप में भी होता है और आपका कण के रूप में होता है, इसलिए प्रकाश तरंग को डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। याद रखिएगा। और इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था बताइए। यूरिया या यूरिया एसिड, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला कार्बनिक पदार्थ अगर कोई बनाया गया था तो यूरिया। इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसमें क्या कहा जाता है, जब पूछा जाता है यूरिया में नाइट्रोजन किस मात्रा में पाया जाता है या किस नाम से पाया जाता है, तो आपको बताएं कि 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और एमाइड के रूप में इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 से 15 बार पूछे जा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम में 10 से 15 बार पूछे जा चुके हैं और इससे संबंधित हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। किस में पाया जाता है, एमाइड ग्रुप में कितना पाया जाता है, तो 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, खसरा रोग का कारक क्या होता है, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये विषाणु हो जाएगा, क्योंकि जो खसरा रोग होता है वह श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। जो हमारी श्वसन नलिकाएं होती हैं उसमें बाधित हो जाती है और ये विषाणु के कारण होता है और ये भी बहुत ही जो है खतरनाक रोग है। और इसमें देखते हैं जो जीवाणु के कारण हमारी टीबी होती है और प्रोटोजोआ के कारण आपका मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है उससे हो जाता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे आपको जो है मलेरिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है बताइए। जो है कैंसर की, पोलियो की, एड्स की और या टीबी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एड्स की जांच करने के लिए एलिटा टेस्ट का हम उपयोग करते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं जो है एड्स किस कारण होता है, तो ये जो है एक वायरस के कारण होता है। पूछा जाता है कि किस कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। इसको HIV भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस इसको कहते हैं। और एड्स जो है फैलता है बहुत ज़्यादा है, इसमें अभी तक कोई इसका इलाज नहीं हो पाया है। अगर पहले स्टेज में रहेगा तो इलाज हो जाएगा, अन्यथा इसका इलाज अभी तक नहीं ढूंढा गया है। वही हाल कैंसर का भी है, इसके लिए कोविड-19 का यूज करते हैं, कोबाल्ट का यूज करते हैं। पोलियो के लिए ये भी है, वायरस जनित रोग है। याद रखिए कि टीबी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। राइट ब्रदर्स या राइट बंधु ने, एडिसन ने, हॉफमैन ने, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट ब्रदर ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किए थे। और एडिसन को बात करते हैं, तीनों ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी खोज थी, विद्युत बल्ब का खोज एडिसन ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए। अग्नाशय, अमाशय, आंत, मस्तिष्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका टाइफाइड से आपका जो है आंत जो है प्रभावित होता है, क्योंकि टाइफाइड गंदे पानी पीने से होता है और इसलिए ये जो है टाइफाइड के जो है कारण आंत प्रभावित हो जाता है। और इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल में जो है ओणम मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका,
जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महावीर स्वामी को जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इसमें 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा जैन धर्म के तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा में हुई थी। और ये जो है भगवती सूत्र किससे संबंधित है पूछा जाता है तो जैन धर्म से संबंधित है। और गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है आगे बढ़ाया था। और ऋषभदेव इनके जो है पहले तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ यहाँ के 23वें तीर्थंकर थे। पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, पहले ऋषभदेव। और जो 24 तीर्थंकर में उसमें 3 यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, आपको बताना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में। तो कर्नाटक जो है कथकली है, कर्नाटक में नहीं होगी, ये केरल में है, इसको याद रखिएगा। यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा है, याद रखिएगा। तो ये था कुछ जो है क्वेश्चन। इसका PDF हम लिंक कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको रिवाइज करिएगा। यही आपका ट्रिक होता है एग्जाम को निकालने के लिए। इससे आपके जो 20 क्वेश्चन है उससे 100 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ। एक क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 फैक्ट बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन का भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।